हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 3 जीवों में श्वसन को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 9 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर देखिएगा अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है जीवों में श्वसन। सबसे पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें जीव। जीव क्या होता है? जैसे मनुष्य एक जीव है, कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, इसके अतिरिक्त जो आपके पालतू पशु है सभी क्या है? जीव के उदाहरण हैं। तो ये श्वसन कैसे करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं, किस प्रकार करते हैं? मेढक कैसे श्वसन करता है, हम कैसे श्वसन करते हैं यानी मनुष्य कैसे श्वसन करता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हम श्वसन में लेते क्या हैं? हम नहीं, दुनिया में जितने सारे हैं अगर वो श्वसन करते हैं, जितने जीव हैं अगर वो श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे हो या जीव हो, सारे लोग श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं। छोड़ते क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया द्वारा छोड़ते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट है इसका कोशिका। अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलने लगती है। अगर आप कहीं भी दौड़ते हुए जाते हैं तो आपकी सांस क्या होती है? हाँफने लगते हैं और तेजी से चलने लगती है, अर्थात हाँफने लगते हैं। ये क्यों हाँफते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमें कोशिका के बारे में जानना होगा। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। सभी जो जीव हैं वो किसके बने होते हैं? सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने कोशिका नामक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, पढ़ तो जरूर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने कोशिका नामक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ एक चीज याद कर लीजिए, एक बार पूछा भी गया है प्रश्न कि कोशिका जीव का डैश डैश इकाई होती है। पहला ऑप्शन था संरचनात्मक, दूसरा था क्रियात्मक, तीसरा था संरचनात्मक और क्रियात्मक, और डी नंबर कुछ और ऑप्शन था। तो आपको टिक क्या करना होगा? दोनों को टिक करना होगा। संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। संरचना करने वाली और क्रिया करने वाली। बात समझ में आ गई? जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कार्यों में भूमिका निभाती है। जो जीव की कोशिकाएं होती हैं किसमें किसके भूमिका निभाती हैं? तो आपका पोषण में, परिवहन में, उत्सर्जन में, जनन में और बहुत सारे जो कार्य होता है सभी में कोशिका क्या करती है? भूमिका निभाती है। भूमिका निभाने के मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य अगर मनुष्य कोशिकाओं के बना, अगर मनुष्य के बारे में पूछा जाए तो अगर कुछ खाता है तो उससे खाना, फिर उसको सारे शरीर में लेके जाना, उसके बाद जो कार्य हो गया, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो उसको बाहर निकालना, अपने जैसा जीव बनाना, इस सारे कार्यों में कोशिका ही भूमिका निभाती है, क्योंकि सबसे छोटा इकाई वही है तो वो भूमिका निभाती है। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन के बारे में। कार्यों को करने के लिए, खाना खाने, सोने अथवा पढ़ने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए, वो खाना खाना हो, सोना हो, पढ़ना हो, को उसके लिए कोशिका को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। भोजन में हम क्या करते हैं? इसके लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? संचित ऊर्जा होता है। तो ये श्वसन के समय क्या होता है? निर्मुक्त होता है, यानी मिलता है हमें, मुक्त होता है उस समय। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन से अगर ऊर्जा किसी भी जीव को प्राप्त करना है उसके लिए क्या करना होता है? श्वसन की उसे आवश्यकता होती है। इसीलिए सारे जीव श्वसन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं। श्वसन के प्रक्रम में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सांस को, यानी जो भी वायु है, जैसे में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को सबसे पहले शरीर के अंदर लेते हैं। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बाहर निकालते हैं, यानी सांस सबसे पहले लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं हम, वायु। उसके बाद कौन सा वायु? कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। इस वायु में श्वास द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड समृद्ध होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या कहा गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझना। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे वायु इन्होंने वर्ड लिखा है। इन्होंने वायु से डिनोट किया गया है कि वायु जो हम अपने अंदर लेते हैं, जाहिर सी बात है कि हम सांस लेते हैं ना, तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, उसके साथ क्या कुछ और भी लेते हैं। वो अब मतलब ऊपर के क्लास में जाइएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, कितना कितना मात्रा होता है सारा। इसमें भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि हम ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं ये सारे हम जिक्र आगे करेंगे। तो वायु में सांस अंदर ली जाती है, फिर छोड़ते हैं हम, तो दोनों की जब तुलना करते हैं तो उसमें देखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध कहते हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। यही लाइन लिखा गया है। अब आगे पढ़ते हैं। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। ये एक नियमित प्रक्रम है, सतत मीन्स नियमित होता है, प्रक्रम है जो हर समय जीवन में हर समय होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। आगे हम बात करते हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। वायु सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंत में प्रत्येक कोशिका में ले जाती है। जो भी उसमें उपस्थित ऑक्सीजन होता है तो शरीर के सभी भागों में और अंत में प्रत्येक कोशिका में ले जाती है, लास्ट में प्रत्येक कोशिका में ले जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन विखंडन में सहायता करती है। कोशिकाओं में क्या करती है ऑक्सीजन? भोजन विखंडन में, भोजन को तोड़ने में ये क्या करती है? सहायता करती है। कौन? तो ऑक्सीजन सहायता करती है। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जब भोजन का विखंडन होता है, भोजन को तोड़ा जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। यानी कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। जिसमें जिसमें कोशिका होती हैं, जिस जिस जीव में, तो उसमें कौन सा होगा श्वसन? कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो इसे भी याद कर लीजिए। जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन का विखंडन करने में सहायता करती है तो कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। वो कौन से जीवों में कोशिकीय श्वसन होगा? वो जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अब हम बात कर लेते हैं वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर भोजन जिसे ग्लूकोज बन के जाता है, यानी ऊपर से पचता हुआ भोजन जाता है, तो कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। दो चीजों में विखंडित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी जब ग्लूकोज या ग्लूकोज जो भी आप कह लें, तो इसका जब विखंडन होता है तो ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा होता है। किसके प्रयोग द्वारा होता है? ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो इसे क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं भी रहे तो भोजन विखंडित हो सकता है। इस प्रक्रम को अवायवीय श्वसन कहते हैं। भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन के विखंडन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भोजन का विखंडन किस तरीके से होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण भोजन का विखंडन होता है तो इसे क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है? अगर ऑक्सीजन के बिना, यानी ऑक्सीजन नहीं रहे, उसके अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है, उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। अब भोजन के विखंडन से क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले की तरह लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, इसके साथ ही ऊर्जा का भी निर्माण होता है। अब बिना ऑक्सीजन के प्रयोग, बिना ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ अवायवीय श्वसन को भी दिखाया गया है। ये किस में होता है? इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के
बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊर्जा बनाता है। याद रखिएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, इसमें जल के जगह पे इन्होंने क्या लिखा है, अल्कोहल। अल्कोहल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। और ये दोनों जो फॉर्मूला आपके सामने है ना, ये दोनों का इस्तेमाल हमेशा कीजिएगा। इसी से क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के उपयोग करते हैं तो किसका किसका निर्माण होता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा वो लिखा हुआ है। अब बोल देगा ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन उपयोग किए बिना अगर भोजन को तोड़ा जाता है, चाहे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसको विखंडित किया जाता है तो किसका किसका निर्माण होगा, तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट जैसे जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अगर वायु नहीं भी रहे तो भी ईस्ट जैसे जीव क्या रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये अवायवीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, अवायवीय जीव होते हैं। ईस्ट एक कोशिका जीव है। ईस्ट क्या है, एक कोशिका जीव है। याद रखिएगा, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे अल्कोहल जब शब्द आ गया है तो याद रखिएगा इसका इस्तेमाल किस में किया जाता होगा, अल्कोहल बनाने में, यानी शराब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो वही चीज लिखा गया है, इसका उपयोग किसमें करते हैं, शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट श्वसन की प्रक्रिया में अल्कोहल निर्माण करता है। इस श्वसन की प्रक्रिया में किसका निर्माण करता है, अल्कोहल का। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। किसमें विखंडित हो जाता है, ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। अब इसको याद कर लिए आप, ईस्ट के बारे में भी जान गए। एक कोशिकीय होता है और उसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन मतलब वायु की अनुपस्थिति में वो जीवित रह सकता है और वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो इसलिए उसका उपयोग किसमें होता है, शराब और बियर बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेशी कोशिकाओं के बारे में। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं तो किस रूप में श्वसन करती हैं, अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। लेकिन ये थोड़े समय तक ही करती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक के लिए नहीं करती हैं, थोड़े समय तक ही करती है। जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है तभी ये अवायवीय श्वसन करती है। जैसे में देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, भारी चीज़ को, या दौड़ते हैं, हमने स्टार्टिंग किया था दौड़ने से, तो जब दौड़ते हैं तो इन बहुत सारे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। आपको जानते हैं कि आप सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, एक ही बार बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं। जितना मात्रा होता है, जितना अधिक से अधिक ले सकते हैं उतना मात्रा में आप लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन ऊर्जा आपको ज़्यादा चाहिए, काम ज़्यादा कर रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, तो ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जो पेशी कोशिकाएं हैं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त जो मांग होती है उसे पूरा करती है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी शरीर में, अब ग्लूकोज का जब ये करेंगे, विखंडन करेंगे, तो इसका फलस्वरूप क्या बनता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, साथ में ऊर्जा बनता है। इसीलिए लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमें थकान का भी महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल वैसे आपको देखा जाए तो दूध वगैरह में भी मिलता है, तो याद रखिएगा, दूध में भी पूछे तो लैक्टिक अम्ल होता है। और जब ऑक्सीजन अवायवीय श्वसन पेशीय द्वारा हो तो उसमें क्या होगा, हमारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा। अब हम देख लेते हैं पेशियों में ऐंठन। पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवायवीय रूप से श्वसन के कारण होता है। जो पेशियों में ऐंठन होता है, जो भी पेशी है उसमें ऐंठन होता है, पेशियों के अवायवीय रूप से श्वसन के कारण होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सीटेट में। पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवायवीय रूप से
श्वसन के कारण होता है, अवयवीय रूप से श्वसन करता है, इसीलिए पेशियों में ऐंठन होता है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों को पेशियों में ऐंठन होता है, तो किस कारण होता है? तो अवयवीय रूप से श्वसन के कारण होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से, ग्लूकोज का जो आंशिक विखंडन से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। पेशियों में ऐंठन किसके फलस्वरूप होता है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगला, गर्म जल से स्नान करने या मालिश करने। अगला टॉपिक है ये, गर्म जल से स्नान करने या मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। अगर आप गर्म जल से स्नान करते हैं, मालिश करते हैं, तो रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन के बढ़ने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है ना, ऑक्सीजन के बढ़ने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, यानी पूरे अच्छे तरीके से विखंडन हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का, याद रखिएगा यहाँ पे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, ऑक्सीजन के बढ़ने से क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। यहाँ क्या लिखा गया था? इन्होंने क्या लिखा था? यहाँ लिखा था आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से, पूरे तरीके से विखंडन नहीं हो पाता था, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, अवयवीय रूप से शोषण करता था। अब यहाँ पे लिखा गया कि ऑक्सीजन बढ़ गया, कि लैक्टिक अम्ल किसमें चेंज हो जाता था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन और सांस के बारे में। श्वसन या सांस, कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद सांस छोड़ेंगे तो तेज सांस लेनी पड़ेगी। कुछ देर अगर हम सांस रोक लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है? तेज सांस लेनी पड़ती है। याद रखिए, कुछ देर तक सांस रोके रखते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, तब सांस लेते हैं। सांस लेते समय कुत्ते, बिल्ली और गाय के उदर की गति होती है। सांस लेते समय क्या होता है? कुत्ते, बिल्ली और गाय होते हैं, उसके उदर में गति होती है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना। याद रखिएगा, यहाँ पे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, यानी वहां पे जो मात्रा है, हम लोग श्वसन में केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, बहुत सारी चीज लेते हैं, जो आगे के 11वीं-12वीं में शायद बायो वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। इसमें भी मिलेगा कुछ, जिसमें आपको पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो श्वास जब अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो समृद्ध होती है। वही चीज लिखा गया, श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, उससे संबंधित वायु को हम बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को हम बाहर निकालते हैं। अतः श्वसन, अब हम बात कर लेते हैं, ये श्वसन और सांस के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन। अब यहां पे लिखा गया है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना, अंतः श्वसन। अंतः समझिए अंदर सांस लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद है, अंतःमिश अंदर। तो जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अंतः श्वसन कहेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहां पे भी शब्द लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता, उच्च श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालेंगे उसे उच्च श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं, यानी सांस हमको लेना होता है फिर छोड़ना होता है, तो दोनों ये एक साथ होते रहते हैं। एक श्वसन अथवा सांस का अर्थ है, एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन करना। ठीक है, एक सांस का अर्थ क्या है, ये इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अंतः श्वसन और श्वसन होता है एक श्वास और सांस का अर्थ, यानी एक बार लेना एक बार छोड़ना। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन दर के बारे में। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है।
1 मिनट में जितनी बार वो श्वसन करें तो वह क्या कहलाएगी, उसकी श्वसन दर कहलाएगी। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। यह इंपॉर्टेंट है, कितनी बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है, तो औसतन 15 से 18 बार। विश्राम की अवस्था में, कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में है तो 1 मिनट में कितना बार अंदर लेगा और बाहर छोड़ेगा, तो औसतन 15 से 18 बार। अधिक बार व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाती है। अधिक व्यायाम करते हैं तो वो श्वसन दर क्या हो जाती है, 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। हम तेजी से सांस भी लेते हैं और इसके अतिरिक्त हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, हम अधिक क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो अब श्वसन दर के बाद अब हम जम्हाई के बारे में बात कर लेते हैं, जम्हाई तथा भूख के बारे में। जम्हाई जानते हैं ना, जब सोए रहते आधा आधा नींद आते रहता है और फिर एकाएक जम्हाई लेते हैं, यानी आधे नींद में रहते हैं, उसी को जम्हाई, उसी के बारे में लिखा होगा। जब हम उनिंदे होते हैं तो हमारी श्वसन दर कम होती जाती है तथा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। इसलिए जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई लेते हैं। जब हमें नींद आए या झपकी आए तो उस समय हम जम्हाई लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी श्वसन दर क्या होती है, मतलब सांस लेने की जो दर होती है कम हो जाती है तथा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाता है, यानी जितना चाहिए उतना मात्रा में आराम से मिल पाता है, इसलिए हम जम्हाई लेते हैं। जबकि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है, यानी तेजी से वो सांस लेने लगता है, छोड़ने लगता है, बहुत तेजी से करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है। भोजन के विखंडन दर को क्या करती है, बढ़ा देती है। इससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इससे क्या होती है, अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है। इसलिए शारीरिक जो क्रियाकलाप करते हैं उसके बाद हमें क्या लगती है, भूख लगती है। अर्थात शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर क्या होती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हम यानी हमारे नथुनों यानी नासाद्वार से नासा गुहा में चली जाती है। कभी कभी नथुनों दे देगा, कभी कभी नासाद्वार दे देगा, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले नथुनों यानी जो नासाद्वार होता है उससे अंदर जाती है, फिर नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली होकर हमारे फेफड़ों, कोष्ठ में फुसफुस लिखा था को हमने भी लिख दिया, को हमारे फेफड़ों यानी फुसफुस में जाती है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में, याद रखिएगा। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। वक्ष गुहा जो होता है पार्श्व पसलियों में घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम यानी मध्य पट कहलाती है, वह गुहों को आधार प्रदान करती है। वो क्या करती है, वक्ष गुहों को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। यानी श्वसन में क्या होता है, डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, यानी कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, इसी की गति सम्मिलित होती है जब श्वसन होता है। तो यहाँ पे सबका पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो गया नसा गुहा और यहाँ पे पिक्चर है मुख गुहा का, मुंह का, ये हो गया। इसको याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर जब सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो पिक्चर से ज्यादा रहते हैं। ये ग्रस्त नली हो गया, ये श्वास नली हो गया, ये हो गया आपका फेफड़ा, ये हो गया आपका पसली। देखिए फेफड़ा देख लीजिएगा, बीच वाले को फेफड़ा कहा गया है, और पसली जो हो गया ना, ये पसली है आपका, ऊपर में जो मोटा मोटा है ना लकीर जैसा, वो पसली। ये आपका फेफड़ा हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये जो ऐसे बनावट है ऐसे करके, ये आपका डायफ्राम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतः श्वसन के समय, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतः श्वसन उच्छ्वासन के समय क्या कैसे होता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ये पिक्चर के साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं।
देखिए अंतः शोषण के समय क्या होता है, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, ऊपर बाहर की तरफ क्या करती हैं, वो गति करती है। ये अंतः शोषण का पिक्चर है। ऊपर की ओर कहां करती है गति, ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है। डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है, ये डायफ्राम है जो नीचे की तरफ गति कर रही है, और ये दोनों क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, पसलियां क्या होती हैं, बाहर की तरफ गति करती हैं, और क्या होता है, और आपका ऊपर की तरफ गति करती है, बाहर और ऊपर की तरफ दोनों की तरफ गति करती है। तो ये याद रखे, पसलियां जो होता है ऊपर और बाहर की तरफ गति करती हैं, और डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ गति करती हैं। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है ना, देखिए ये नीचे जाएगा तो यहाँ खाली स्थान मिलेगा, और ये इधर जाएगा तो ये फूल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान मिल जाएगा। तो वही चीज लिखा गया, यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, और वायु फेफड़ों में आ जाती है। और वायु क्या होती है, फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं, फेफड़े जो होते हैं वायु से भर जाते हैं। अब उच्च वसन के समय क्या होता है, उच्च वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। अब क्या होता है, जब सांस निकालना होता है, वायु को बाहर ढकेलना होता है, तो ये क्या कार्य करती हैं, तो ये देखिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये होगा को ये ऊपर की तरफ जो डायफ्राम है पूर्व स्थिति में आ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो पसलियां हैं वो अंदर की तरफ ये क्या करेंगे, नीचे और अंदर की तरफ पसलियां गति करती हैं। ये नीचे और अंदर, यानी जो फूला हुआ था ना भाग वो पचक जाएगा आपका। वही चीज लिखा गया कि इस समय क्या होगा, पसलियों नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। हथेली को उदर पर रखकर उदर की गति को अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ उदर की मतलब उदर पे रख के उदर पर रखकर उदर की गति को अनुभव आप कर सकते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार्य हो रहा है। समझिए कि ऑटोमेटिक होता है, ये हमेशा होते रहता है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे बनाया भी गया है एक विधि जो आपके सामने था, और आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था कि एक प्लास्टिक की बोतल ली थी, प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने बताया था कि कैसे काम करता है। तो एक प्लास्टिक का बोतल ली है, फिर इसमें 2 गुब्बारे बांध दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक रबड़ की सीट लिया है इन्होंने। रबड़ की सीट को जब ये बाहर ऐसे पुश करते हैं, मतलब नीचे खींचते हैं, तो ये क्या होता है, दोनों बैलून जैसा ये फूल जाता है, और फिर अंदर ढकेलते हैं तो ये बैलून क्या होता है, पचक जाता है। तो ये क्रियाविधि दिया गया था, को हमने सोचा कि आपको दिखा दे। और दूसरा एक और था, इसमें एक लाइन लिखा हुआ था, तो उसके बारे में है कि जब सांस द्वारा हम बाहर निकालते हैं, उच्छ्वसित होता है, तो वायु को चूने के पानी से प्रभाव किया जाता है। तो क्या होता है कि चूने का पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, दूधिया आ जाता है। इसीलिए पता चलता है कि वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी जो सांस में हम लोग छोड़ते हैं तो वो उसके कारण क्या होता है, चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं छींक के बारे में। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण क्या क्या होते हैं, तो धूम्र होता है, धूल होता है, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःशोषण करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना, बहुत सारे धूल, धूम्र, परागकण होते हैं। तो अंतःशोषण करते समय यानी अंदर सांस लेते समय ये कण क्या होते हैं, नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। नासा गुहा में नाक में आपने देखा होगा कि उसमें रोआ वगैरह है, यानी छोटे छोटे बाल जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसमें क्या हो जाता है, रोमों में वो फंस जाते हैं। जबकि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा को पार चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नासा गुहा को पार करके अंदर चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं। तब ये क्या करते हैं, गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। छींकने से क्या होता है ना, जो भी अवांछित कण होते हैं वो वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाती है। इस कारण क्या होता है, केवल स्वच्छ वायु हमारे अंदर प्रवेश कर पाती है। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लेना चाहिए, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःशोषण के समय ग्रहण न कर लिए जाए। यानी जब आप छींकते हैं तो किसी के सामने नहीं छींकना चाहिए, अपनी नाक ढक लेना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं, चाहे वो शोषण के अंदर वो ना ले ले। धूम्रपान
फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान से कैंसर भी हो सकता है या धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है। तो ये जनरल रूप से हमेशा भी टीवी पे दिखाया जाता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कितनी मात्रा में क्या चीज़ लेते हैं इसके बारे में, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आज जान जाएंगे कि हम श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं। वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्चवसन। हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। वो क्या होती है? गैसों का मिश्रण होती है। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है। उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% होती है। दर्पण के आगे उच्च श्वसन छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। यह किसके कारण है? यह नमी के कारण है। तो बुक में यह भी पूछा गया है कि यह नमी कहाँ से आई। अब हम बात कर लेते हैं इस पिक्चर के बारे में। ये समझा दिया, यही चीज लिखा गया है। जब हम श्वसन लेते हैं, अंतःश्वसित यानी सांस अंदर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वैसे आपसे पूछे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो हम बताएंगे लगभग 21%। देखिए 21% श्वसन अंदर हमारे अंदर जाता है ऑक्सीजन का। अब पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो आप बताएंगे 0.03%। को लगभग देख लीजिए, उतना ही जितनी मात्रा वायुमंडल में, उसी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो सांस में हम इससे ज्यादा मात्रा ले लेंगे, फिर हमको दिक्कत होने लगेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर लेते हैं। फिर ये फेफड़े में जाता है। फिर बाहर निकालते समय हम कितना बाहर निकालते हैं उच्चवसित में, तो ये 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलता है और साथ में कितना निकलता है, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इसे भी याद रखिएगा, 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलता है, साथ में कितना बाहर निकलता है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो आपने देखा इतना हमने लिया था और ये क्या किया हमने, इसका मात्रा इधर बढ़ गया, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तो कम हो गया। ये किस प्रतिशत था, 16.4% ऑक्सीजन हो गया। तो ये है आपका टोटल कितना ऑक्सीजन लिया जाता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है, कितना ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जाता है। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें में भी नाइट्रोजन का भी जुड़ाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो जा रहा है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही रहते हैं, वो आपका बीटेट हो, वो आपका सीटेट हो या कोई भी टेट हो, अधिकतर यहीं से प्रश्न रहते हैं कि सांस कौन से कैसे लेते हैं, फेफड़े द्वारा सांस कौन कौन से लेते हैं। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक। मेढक को हम अंडरलाइन कर देते हैं कि मेढक किसी और की केवल फेफड़े नहीं और भी हैं इसके सांस लेने के, लेकिन फिलहाल इसमें भी आएगा। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं। उसके वक्ष गुहा में क्या होता है, मनुष्य के भांति क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉकरोच एवं कीट की। कॉकरोच और कीट की। कॉकरोच और कीट में देखा जाए, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इसके छिद्र मिलेंगे, ये श्वास प्रणाली इसमें दिखाया भी गया है, इसलिए पिक्चर भी हमने लगाया है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं, अन्य कीट भी जो होते हैं उसमें भी इसी तरह के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है। वायु नालियों का इसमें क्या होता है, जाल बिछा होता है, जिसे हम श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ये गैसों के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं ये। और किस में होता है, किस किस जीव में होता है, कॉकरोच में होता है और किस में होता है, कीट में होता है। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों में, श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है। जो समृद्ध वायु होती है, श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड
श्वास नलों में आती है और सांस रंध्रों से बाहर निकल जाती है। यानी जैसे सांस लेते हैं वैसे ही ये लोग सांस छोड़ते भी जैसे मनुष्य करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा अलग है। जैसे हम लोगों में फेफड़ा वगैरह होता है, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इनका दूसरा स्टेप है, वही समझाया जा रहा है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। ये सांस किससे लेते हैं? श्वास रंध्र से। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। किसमें? श्वास नाल और श्वास प्रणाल किसमें पाए जाते हैं? वो केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, अर्थात कीटों में गैसों का विनिमय श्वास प्रणाल से होता है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं केंचुए के बारे में। केंचुए अपनी त्वचा आर्द्र त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र एवं श्लेष्मीय प्रतीत होता है। इसमें गैसों का आवागमन आसानी से होता है। केंचुए जो होता है, केंचुआ आपने देखा भी होगा, कोई अपनी त्वचा यानी जो आर्द्र होती है, आर्द्र त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श अगर करते हैं तो ये आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न आया है कि वो कैसी होती है, स्पर्श करना तो शायद नहीं दिया था, लेकिन त्वचा कैसी होती है, तो वो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। और कैसे शोषण करते हैं ये आप याद रखिएगा। तो ये त्वचा से करते हैं, जो आर्द्र होती है उससे करते हैं। इसमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। इससे क्या होता है? गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेढक के बारे में। मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। याद रखिएगा, ये भी अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। फेफड़े भी होते हैं मनुष्य के भांति, वो भी लेते हैं, लेकिन इनके पास दूसरा भी स्टेप है, जो आर्द्र और श्लेष्मीय इनकी त्वचा होती है, उससे भी शोषण क्रिया कर लेते हैं मेढक। अब हम बात कर लेते हैं मछली के बारे में। मछलियों में क्लोन या गिल पाया जाता है। मछलियों में क्या होता है? क्लोन या गिल पाया जाता है। क्लोन जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करता है। क्लोन क्या होता है? जल में घुली ऑक्सीजन उपयोग करने में सहायता करता है। क्लोन त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोन जो होता है, देखिए यहाँ पे हमने पिक्चर का तस्वीर डाल दिया है, मछली का पिक्चर। तो यहाँ क्या होता है? क्लोन त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। और क्लोन में रक्त वाहिनियां की संख्या अधिक होती है। क्लोन में रक्त वाहिनियां की संख्या अधिक होती है, जो गैसों का विनिमय में सहायता करती है। जो गैस के विनिमय में वो क्या करती है? विनिमय में क्या होता है? आदान प्रदान करने में सहायता करती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये सारा नोट कर लीजिएगा आप लोग, बुक या नोटबुक जो भी आप रखे हैं उसमें नोट करते चले जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। व्हेल और डॉल्फिन, प्रश्न इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन एक दो निश्चित हो सकते हैं। व्हेल और डॉल्फिन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा व्हेल जो होती है, शायद देखा हो आपने, और डॉल्फिन होता है, अक्सर ये पानी की सतह पर ऊपर जाते हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। ऊपर आते समय क्या करते हैं? पानी के फुहार भी छोड़ती हैं। अर्थात व्हेल और डॉल्फिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। व्हेल और डॉल्फिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इनके सिरों पर एक सांस लेने का छेद होता है। इनके सिरों पर सांस लेने का एक छेद होता है। याद रखिए, व्हेल और डॉल्फिन के बारे में चर्चा है, मछलियों के बारे में, पूरी मछलियों के बारे में नहीं है, केवल व्हेल और डॉल्फिन के बारे में। इसके सिरों पर एक सांस लेने का छेद होता है और समय समय पर पानी की सतह पर आकर इससे सांस खींचते हैं, और पानी की सतह पे आ जाते हैं और समय समय पे और ये सांस खींचते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हमेशा व्हेल और डॉल्फिन हमेशा बाहर निकल के सांस लेते होंगे? नहीं, वो उनकी मात्राएं होती हैं अलग अलग, कितना देर में वो सांस ले सकते हैं। अगर सोते समय कुछ समय उन्हें सांस की जरूरत नहीं होती, कितने देर तक वो नहीं रह सकते। इसके बारे में आगे के क्लास में पढ़ना। फिलहाल आपको 2 ही लाइन पढ़ना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने दे दिया था, यहाँ तक पढ़ना था आपको, लेकिन एक्स्ट्रा हमने दे दिया कि कैसे लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा सा। पादप वायु में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। पादप जो होता है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन करने के लिए किया जाता है। इनका भी जैसे अन्य जीव करते हैं वैसे ही ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों के भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप में जितने भी अंग हैं वायु से वो स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है, रंध्र के बारे में है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं।
यानी जो पादप होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये किसके लिए होते हैं? कि पादप में पत्तियों में जो पत्ती होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए होता है। अब हम बात कर लेते हैं पादपों की जड़ें। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल जो कोशिकाएं होती है यानी जो जड़ें होती हैं उसमें मूल कोशिका जो होती है को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी जो भी उपस्थित होता है वहां से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये हो गया मृदा के आपके कण, ये हो गया आपका मूल रोम, ये हो गया वायु अवकाश, ये जो बीच में ये रिक्त स्थान है वो। तो इसे देख लीजिएगा पिक्चर, इसीलिए हमने डाला है ताकि आप समझ सकें। अब हम बात कर लेते हैं जैविक प्रक्रम के बारे में। ये लास्ट है आपका। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे लिए तो पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मेरे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन जिस जीव को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी उनके लिए क्या है, ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग आक्रमणकारी जीवाणुओं को मारने के लिए करती है। श्वेत जो रक्त कोशिकाएं हैं जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं, तो ये जो होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो भी आक्रमण करते हैं जीवाणु उसे मारने के लिए करती है। मानव के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। मानव के लिए भी लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में वो श्वसन करता है तो वो हानिकारक हो सकता है। ये लिखा गया है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो आज का चैप्टर मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को भी आपके मिला होगा। अब आ जाते हैं पहला प्रश्न जो आप जानते ही होंगे, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती हैं उनके। अब ये आपको बताना है। अभी हमने तिलचट्टों के बारे में बताया था। तिलचट्टा यानी ये हो गया आपका कॉकरोच, ठीक है, उसका हिंदी शब्द है। तो वो कैसे लेता है तो वो आपको बताना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमें टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। अब कौन सा है, ये एक एक स्टेप करके आपको सिखाया गया। अब इसका भी आंसर मैं बताने लगूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इन सारे प्रश्नों का भी कॉमेंट बॉक्स में उत्तर दें, ताकि पता चले कि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति का विश्रामावस्था में औसत श्वसन दर होती है, ये भी आपने पढ़ा है 15 से 18 की क्या है तो आपको बताना है। अगर सांस बाहर निकालते समय पसलियां कैसे होती हैं, पसलियों के बारे में पूछ रहा है। बाहर की तरफ गति करती है, यानी जब सांस हम निकालते हैं तो बाहर की तरफ गति करती है या अंदर की तरफ करती है कि नीचे की ओर करती है, कैसे करती है वो आपको लिखना है। बाकी सब भी ये आपको आंसर देना है। ये आपको क्या करना है, ये मैचिंग करना है। कौन कौन सा क्या हो सकता है, ईस्ट है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। और इसमें डायफ्राम मध्यपट है उसके बारे में आपको बताना है। त्वचा क्या हो जाएगा, त्वचा से क्या होता है। इसके बाद आपका पत्तियां हैं, मछली है, मेढक है, सारा का प्रश्न आप जानते होंगे। सत्य असत्य है, ये सारे जो प्रश्न है ना इसके अगर आप उत्तर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो हमें बताइए, उससे संबंधित फिर से आपको कुछ बताया जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर है। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों के बीच अपना ये जो हिंदी क्लब का वीडियोज़ है जो साइंस के चल रहे हैं, चाहे और भी चीज़ चल रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे होंगे। जो भी आपके कोचिंग के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहीं से पूछते हैं, किसी चीज़ का भी आप तैयारी करते हैं तो वो NCERT से ही पूछते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको सोशल साइंस भी पढ़ना, बहुत ज़रूरी है आपको साइंस भी पढ़ना। इसलिए सारी चीज़ को देखिए, समझिए। ये समझने से ही अगर यहीं से बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे आपका कोई भी टेट हो, कोई भी कहीं का भी टेट हो, आराम से उसे निकाल सकते हैं। उसमें साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, अगर इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, निश्चित ही निकाल सकते हैं, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट आपका क्लियर होते हुए आगे बढ़ता है। अगर 6, 7, 8 अगर आप नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 11, 12 पढ़ा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि बेसिक क्लियर ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको देख रहे होंगे, बच्चों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।